हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो है सेट नंबर 11 है। अब तक हमने इसमें 10 सेट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और 10 सेट को आराम से देखिए। क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा क्लास में कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और कैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो जाइएगा नहीं, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला लेते हैं कि एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटे में तय की गई दूरी 125y² - 1 किलोमीटर है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, मुझे लगता है कि 2 से 4 सेकंड का सवाल है। कैसे? रेलगाड़ी की क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ये क्या है? टाइम। इतने टाइम में इतनी दूरी तय करता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5y² - 1 ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है ना? आपसे क्या पूछा? रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या दे रखा है कि 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्पीड क्या दे रखा है? यही तो हमें निकालना है। और टाइम क्या दे रखा है बेटा? 5y माइनस का 1 दे रखा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? 5y माइनस 1, और इसमें क्या लिखेंगे? 5y प्लस 1 लिखेंगे। ये s हो जाएगा और 5y माइनस 1 हो जाएगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड क्या निकल के आ गई? तो आप कहेंगे सर 5y प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? सो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना? हालांकि इतनी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये है तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपान जब टाइम लिखेंगे, डिस्टेंस अपान जब टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपान जब टाइम लिखेंगे बेटा तो स्पीड आ जाएगी। और आपको पता है कि 5y प्लस 1 5y माइनस 1 था। ठीक, ये तो मन में इतनी बात कर सकते थे, कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। और 5y माइनस 1 है, ये कट जाता तो क्या बचता? यही बच जाता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है। मतलब कहने का है वो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है तो 9 घंटे उसको टाइम लगता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना? शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तय करने में भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? इसका मतलब यह है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है। पहले ये पता करो, शांत जल में नाव की चाल जो होती है एक्स होती है। मतलब आपको एक्स निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना और एक्स निकालना है, बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स क्या है? शांत जल में नाव की चाल। तो मैं ये कहता हूं कि एक निश्चित दूरी है, डी डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है और अप स्ट्रीम स्पीड से आता है। ठीक है ना? तो दूरी कांस्टेंट है, तो टाइम और स्पीड का उल्टा अनुपात होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसने समय दे रखा है। अगर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है तो 9 घंटे लेता है, अगर अप स्ट्रीम जाता है तो 18 घंटे लेता है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो स्पीड का अनुपात होगा बेटा वो 18 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? 18/9, 18/9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है स्पीड टू टाइम होता है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है कि हाँ, शांत जल में समान दूरी को, मतलब कि इतनी ही दूरी के 3/5 भाग तक, 3/5 भाग तक यही दूरी हो गई, डिस्टेंस ये हो गया 18। इसका 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो इसका मतलब है कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है एक्स इक्वल टू क्या होता है? d+u/2 होता है। बताओ भाई, d+u/2 होता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? d+u मतलब 2 1 3, और 3/2 करेंगे इसको हम। तो बस यहीं पे क्या करेंगे? ये डिस्टेंस हो गई, और इसको हम क्या करेंगे? स्पीड से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? टाइम हो जाएगा। तो वही आपसे पूछा है, तो हम यहाँ पे क्या 3/2 से इसको क्या करेंगे बेटा? गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18 36। इसका मतलब 36/5 करेंगे तो 5 सते 36/5 करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा कि 5 सते 35, 1 36, 7 सही 1/5 आवर लग जाएंगे। ठीक है ना? शांत जल में नाव की जो चाल है उतनी ही दूरी को तय करने में, अगर जिस स्पीड से अगर शांत उसे पानी शांत हो जाए तो सिर्फ नाव की जो टाइम लगेगा उस दूरी को कवर करने में वो 7 से 1/5 घंटे लगेगा, अर्थात 0.2 आवर, 7.2 आवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ओरली भी आप सवाल कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ये आपको पता था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो अनुपात टाइम का होगा वही स्पीड का होगा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यहाँ से पूछा गया था कि एक्स, मगर मतलब कहने का कि शांत जल में नाव उतनी ही दूरी तय करे तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप
शांत जल में नाव की चाल निकाल लो और क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, बस डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया यहाँ पे, और नाव की चाल तो मैंने कहा है कि x इक्वल टू d+u/2 ये फार्मूला होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अब स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। कह रहा है कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी से पानी से भरी है, उसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी के एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये आपसे पूछा है। कहने का मतलब है कि दो बर्तन है, एक बर्तन में भरा हुआ है पानी, दूसरे में डालना, तो उसमें पानी जब डालेंगे कितनी ऊंचाई तक जाएगा, आपसे ये पूछा है। बर्तन कैसा है, कह रहा है एक फ्रस्ट्रम टाइप का है, मतलब कहने का है कि वो छिन्नक है। कैसा है, छिन्नक के आकार का है। ठीक है, और दूसरा जो है वो एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें इसको डालना है। कह रहा है कि बेलन की जो त्रिज्या है ना वह 20 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई ही आपको निकालना है। यहाँ पे इसकी त्रिज्या r जो है वो 18 दे रखा है और ये त्रिज्या कितना दिया है, 12 दिया है, उसकी ऊंचाई 35 दे रखा है क्वेश्चन में। तो मैं कहूँगा कि दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो फ्रस्ट्रम का जो आयतन होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू क्या हो जाएगा h बराबर पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे, चलो अच्छा लिख देता हूँ r स्क्वायर h, ये इसकी बेलन की हाइट है। मैं इसलिए नहीं h लिखा क्योंकि h की वैल्यू पता है, यही h निकालना है, मतलब बाकी सारी वैल्यू हमें पता है। आप इसी में वैल्यू पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और r स्क्वायर की वैल्यू 18 ट्रिलियन कितना होता है, 324। 18 ट्रिलियन 324। ठीक है, 12 पर हम 144 होता है और 18 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 216। अरे भाई 18 हम 180, 18 36 कितना हो जाएगा, 216 और ये क्या होगा बेटा 35 आ जाएगा। ठीक है ना। r स्क्वायर की वैल्यू 20 गुणे क्या लिखूंगा मैं, 20 लिखूंगा, इंटू का क्या लिख दूंगा, h लिख दूंगा। ठीक है बात, यहाँ से कट करूंगा 3 से, तो सब सारे नंबर 3 से कट रहे हैं। 3 एक कम 3, 0 3 8 24, इसलिए कट कर देते क्योंकि जोड़ आपका छोटा हो, कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है। ठीक है, 3 चौक 12, 3 8 24। यहाँ पे करेंगे तो 3 सते 21, 3 दुनाई 6। यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौक 20 और 5 सते 35। ठीक है बात, चाहेंगे तो यहाँ से भी 4 से कट लेंगे और आसान हो जाएगा मेरे लिए। इस वाले 4 से इसको कट करेंगे क्योंकि सारे नंबर 4 से कट रहे हैं। तो 4 दुनाई 8, 4 सते 28, 4 12 48 और 4 18 72 इंटू 7। आप बात समझ गए मेरी कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हो गया कि h इक्वल टू क्या आया, तो आप कहेंगे 27, मतलब 7 2 9 8 17 के साथ हासिल 1 है ना। तो 2 2 4 1 5 57 गुणे 7, 57 गुणे 7 बटे कितना है बेटा 20 है। ठीक है, कितना है 20 है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, 2 हम 20 लिख देंगे और 2 दूना 4 है ना, और 1 5 2 सते 14, कितना 2 सते 14, फिर कहा जाए 2 पंचे 10, ये नीचे 10 है। तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 के 2 हासिल 5 और 7 दुनाई 14, 5 कितना हो जाएगा 19। तो 19.25 आना चाहिए। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49, 7 सते 49 कितना हुआ है, सही जोड़ा मैंने, 27 20 20 40 7 47 2 49 1 50 7 57 57 गुणे 7। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 1 5 17, 2 8 16 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 19 समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। 2 8 16, 2 पंचे 10। ठीक है, इसको गुणा करेंगे किससे हम 7 से, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 8 56 और 56 3 59 के 9 हासिल 5, 7 9 14 5 कितना हो जाएगा 19। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, बटे 10 है तो क्या लिखा जाएगा 19.95 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन आपके मन में आ रहा होगा सर आपने यहाँ क्यों इसको काटा। बेटा इसको इसलिए काटा गया कि कट करने से देखिए इसको जोड़ना मेरे लिए कितना आसान बन गया। ठीक है, इसलिए आप जितना आप जोड़ो नहीं, जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, आप जितना सिंप्लीफाई कर लो उतना ही आपके लिए बढ़िया होता है। आगे चलता हूँ, देखिए बार डायग्राम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्यों ए बी सी डी और ई में युवाओं की कुल संख्या और रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या को दर्शाता है। राज्य ए और ई में मिलाकर रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है।
ध्यान समझिएगा कि जो नीला वाला दिखा रहा है ग्राफ में, ये कह रहा है ये इतने युवा है, ए बी सी डी ई, ये क्या है, ये 5 क्या है भाई, राज्य हैं, क्या है, 5 राज्य हैं, ए बी सी डी ई 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में युवा 12 हैं, 10.5 नौकरी करते हैं, 8 में से 7 नौकरी करते हैं, यही तो कह रहा है। कुल जनसंख्या लाखों में, ठीक है, ये लाख में दे रखी है। 11.5 लाख का तो 10 लाख नौकरी कर रहे हैं। जो राज्य डी है 10 में 7.5 नौकरी कर रहे हैं, 9 में से 8 क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो सवाल आपसे पूछा है कि राज्यों ए और ई में मिलाकर कुल रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है। तो ए और ई में कितने युवा हैं, पहले ये मुझे बताओ। ए और ई में तो आप कहेंगे 12 युवा यहाँ है और 9 यहाँ है, तो कितना है, 21 है, 21 युवा है। लेकिन रोजगार कितने प्राप्त कर रहे हैं कि 10 और कितना 18, 18.5 प्राप्त किए हैं, कितना 18.5%। आपको निकालना है कितने प्रतिशत हैं, बस यही आपको बताना है। तो नीचे 21 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे मैं इसको इस पॉइंट से इसको कट कर देता हूँ, तो आप कहेंगे कि जो फाइनल आएगा वो 1850/21 आ जाएगा, 1850/21। लास्ट में यूनिटी 0 आएगा क्योंकि सही बटे में लिखा है। आप इसको कैलकुलेट मत करिए। तो 2 9 18, 180, 189 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, करीब, हाँ 180 89 होता है ना। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ नहीं, चलो ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा कि क्या आएगा, 0। तो 8 एकम 8 2 10 के शून्य हासिल 0 आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तो है। 8 एकम 8 1 9, ये नहीं होगा। और 8 एकम 8 8 8 16, ये नहीं होगा। 8 एकम 8 1 9, ये नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेट नहीं करना है। कैसे मैंने चेक किया कि मैंने कहा कि 88 × 21 लिखा और ये 2 है, तो 88 × 21 + 2 करूंगा तो लास्ट में 0 ही आएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे भी देखो 88 को 2 से गुणा करोगे तो 880 है ना, तो 1600 और 1760 हो जाएगा। कितना, 1760 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस का समथिंग आएगा, मतलब ओवरऑल मिला के आपका यही बनेगा। तो आप पूछा ए और ई में मिला घर, तो ए और ई में ए ये है, ए ये है, ई है, तो 12 8 20 21, 21 में से कितने युवाओं को नौकरी मिल गई है, 10.5 और 8 18.5 युवाओं को नौकरी मिली है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। करा कि दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों को अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 और परीक्षा का पूर्णांक 200 है, ठीक है ना। ध्यान समझना मेरी बात को। छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 350। जब भी हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट के सवाल आते हैं तो अगर आप ग्राफ समझ गए, जो भी दिया है, जो डायग्राम दे रखा समझ गए, सवाल में कुछ होता नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 350 है, पूर्णांक कितने का, 200 का है। ग्राफ का अध्ययन करें, उनके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जिन छात्रों के अंक 100 से कम हैं उनकी कुल संख्या 120 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मतलब कहने का है कि जो 120 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनमें उनसे कितना 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो पहले देखो छात्रों की संख्या, तो आपको पता है यहाँ से रहेगा तो ये क्या होगा, 80 100, 100 से कम, 100 से यहाँ है, तो मतलब 100 से कम ये हो जाएगा। तो 45 32 18 और 10, ये क्या है, 100 से कम अंक प्राप्त करने वाले हैं। तो यहीं पे मैं लिखूंगा 5 2 7 8, 15 के 5 हासिल 1 और 4 3 7 1 8 1 9 1 10, 105 हैं जो 100 से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, 100 से अधिक, सॉरी 120 और उससे अधिक, तो 100 120 120 और या उससे अधिक, 120 और उससे अधिक, तो 120 उससे अधिक ये है, तो 75, मतलब 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 7 8 8 5 13 4 17 1 18, कितने होंगे, 185। 185 से कितना कम है ये बताना है आपको, परसेंट में वो भी। 185 से कितना कम बेटा, 80 कम है, ठीक। परसेंट में लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे आंसर दिया है, पॉइंट में दे रखा है। 5 से कट करेंगे तो 5 16 80 होता है, ठीक है ना। 16 5 80, 5 3 15 3 18 5 7 35, ठीक है ना। यहाँ पे 37 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 16 2 32 समथिंग आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ करूँ तो कहता हूँ कि 16 2 32, ठीक है ना। 16 2 32 5 37, तो 16 3 48 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, मतलब 2.3 समथिंग आएगा। तो 3 होता 33 आता, कितना आता भाई, 2 है ना, 2 बार होता 50 आता, 2 से ज़्यादा, 50 से जस्ट कम आंसर आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा है। 50 से जस्ट वाला कम जो आंसर है क्या आ जाएगा, 43.2% आ जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो अगर ये 2 होता तो कितना आता, 50 आता, 2 से ज़्यादा है तो 50 से कम होगा,
2 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो यही इतना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 43.2% आ जाएगा। पूरे सवाल को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको तरीका आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान के पायलट किसी नदी के 2 किनारों पर बिंदु देखता है ना। मान लीजिए कि एक नदी है, क्या है, एक नदी है नदी का, अब आप चाहे इधर का किनारा कह दो या आप इधर उधर कह दो, ठीक है ना। 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले एक जहाज, तो 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उनके जो अवनमन कोण है क्रमशः कितने बन रहे हैं, दोनों बिंदुओं का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री हैं, ठीक है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जब नदी की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो इस वाले के लिए बात करें, अगर यहाँ पे बात करें, अगर ये 200 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 200 होगा, क्योंकि 45 केस में ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 60 के सामने 200 है ना। वैसे क्या होता है, √3 की वैल्यू कितने आए, √3 की वैल्यू 200 है, ठीक। तो 30 है ये, तो 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा, तो 1 की वैल्यू आपसे पूछा, इसका मतलब ये है वही हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो 200/√3 आ जाएगा, 200/√3 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो आप ये जानते हैं कि 200 मीटर ये और 200/√3 मीटर ये। तो मैं कहूँगा कि 200 + 200/√3 मीटर आएगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन आपसे यही पूछा है, ये नदी की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कहूँगा कि 200 + 200/√3 हो जाएगा। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत। क्वेश्चन 7 की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 200 + 200/√3, ठीक है ना। चौड़ाई पूछा था, आगे चलते हैं। कह रहा है कि NC3 = 120, तो n का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। और आप जानते हैं कि NCR जो होता है वो (n/(r) × n-r) होता है, ठीक है ना, n-r) होता है। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, NC3 = 120 लिखा है, ठीक है ना। तो n का मान निकालना, आप सॉल्व कर दीजिए, सीधे निकल के आ जाएगा। तो NC3 हो गए तो आप क्या लेंगे, (n/) ध्यान सुनना कि (3/n-3) n-r होता है ना, तो n-3 ये हो जाएगा बराबर किसके, 120 के। तो एक स्टेप और इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कहूँगा कि इसको क्या लिख सकता हूँ, n × n-1 × n-2 × n-3, ऐसा मैं करते चला जाऊंगा, ठीक है ना। n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल में पीछे की तरफ चलूंगा, ठीक है ना। ये 3 × 2 लिखूंगा, इसको मैं 3 × 2 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या है n-3 का फैक्टोरियल, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बराबर के कितना है बेटा, 120 दे रखा है। कुछ नहीं करना है, आप n की ऐसे ही, चूंकि पूछा है n का मान क्या होगा, तो देखो बस यहीं से सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब कहने का है कि n × n-1 n-2 अपान 3 × 6 12 × 72 क्या हो जाएगा, 720। आप कुछ ना करो, n की वैल्यू चूंकि जो आई है n की ही वैल्यू ही तो है। इसका मतलब अगर कोई ऐसी वैल्यू ले लो, आप जानते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू कोई ऑप्शन ले लो, 8 ले लो, तो 8 × 7 × 6, तो 8 × 6 = 48 और से 56 6 नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप 10 ले लीजिए, तो 10 लेंगे तो 10 × 9 × 8, तो 8 9 72 720, इसका मतलब 10 सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आप इसको सॉल्व मत करिए कि इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ये करोगे, अरे भाई सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये क्या लिखेंगे, 10 10 - 1, n की वैल्यू अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 आपकी, ये कितना हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 9 × 8 = 72 720, ठीक है, ये 720 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में 2 पत्ते अच्छा निकाले जाते हैं, तो दोनों पत्ते हुक्म के होने की इसकी संभावना क्या है। तो आप ये जानते हैं कि हुक्म के कितने पत्ते होंगे, वैसे तो 13 होंगे, तो 13 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है, लेकिन टोटल कितने हैं, तो 52 है, टोटल 52 है, 52C2। आप सॉल्व करिए सीधे आंसर आ जाएगा। देखो आप इसको क्या लिखेंगे, NCR, तो आप लिखेंगे फैक्टोरियल 13 है ना, तो अपान फैक्टोरियल 2 × 13 - 2 करेंगे तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 52 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 52 अपान 2 फैक्टोरियल × 52 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और वो भी फैक्टोरियल में। तो ये 2 से यहाँ इसको कैंसिल कर दूंगा, देखते जाइए। और ये 13 है ना, तो ऊपर वाले क्या लिखूंगा, 13 × 12 लिख दूंगा, और गुणे का फैक्टोरियल 11 लिखूंगा बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना, फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएगा। बटे में ये 52 है, तो 52 × 51 × क्या हो जाएगा, 50,
बटे कितना फैक्टोरियल 50, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बचा क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 12 गुणे 13 बटे 52 गुणे 51, है ना। तो 13 चौको 52, ठीक, और 4 तेई 12, तो कितना आ गया 3 बटे 51। तो 1 बटे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 से 51 होता है। तो सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का है कि 13 हुक्म के कितने पत्ते हो, टोटल पत्ते कितने, 52, 52 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। टोटल है कितने हुक्म के, 13 हैं, तो 13 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे बेटा। क्या होगा कि एक बॉक्स में 18 गेंद है, जिनमें से 8 लाल गेंद है, 6 नीली गेंद है और बाकी पीली गेंद है। यह 2 गेंदों को बॉक्स से बेतरतीब तरीके से निकाला जाता है, तो इनकी कितनी प्रायिकता है कि इनमें से एक पीली और दूसरी नीली गेंद है। आपके पास 3 पैंट हैं, 2 शर्ट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप कैसे कहेंगे कि तीनों के एक पैंट एक शर्ट बनेगा, है ना, 2-2 बनता चला जाएगा। ठीक है ना, वैसे सेम यहाँ पे है। तो हम ये कह देंगे बेटा कि पहले तो 18 C2 की वैल्यू निकाल लो। 18 में से हमें रैंडमली 2 सेलेक्ट करना है, तो मैं कहूँगा कि 18 फैक्टर 18 को मैं क्या लिखूंगा इसको, तो 18 गुणे 17 गुणे 16 लिखूंगा। ध्यान समझना, इसको 2 लिख दूंगा फैक्टोरियल का और इंटू क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 16। ये फैक्टोरियल 16, ये इससे कैंसिल होगा, 2 9 18 हो जाएगा, 17 9 153 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई 153। लेकिन आपको क्या करना है कि 6 में से 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, और फिर 4 में से 1 करना है। तो 6 में से 1 करोगे तो 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये कट जाएगा तो क्या हो गया 6 हो गया। और 4 में से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 करूंगा फैक्टोरियल के, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 आएगा, ये कट जाएगा इससे, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया कि 6 चौको 24, कितने में से 153 में से, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 8 एकम 8, कितने से कटेगा ये 3 8 24, 3 से कटे 5 3 8 1 9, हाँ 3 8 24, ये कितना बचेगा 3 5 15 और 3 एकम 3, 8 बटे 51 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं कि 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। मतलब 17 सदस्य हैं, आपने कहा कि चलो 17 आ जाओ, उनको आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, 17 को 9 को अरेंज करेंगे। दूसरे क्या है, उन्हीं 17 को 8 सीटें हैं, तो बैठने के कितने तरीके, 17 सी 8, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। 17 लोगों को बुलाया आपने, उनको अरेंज करना है, 17 में से 9 को क्या करना है, बैठाना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो आप चूंकि उसने डायरेक्ट पूछा, वैल्यू पूछा नहीं है, तो 17 सी 9 इंटू 17 सी 8 तरीके से बैठाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक सीरीज दे रखी है, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि योगफल पूछा है, तो ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसका जो कॉमन रेशियो होगा आर, कॉमन रेशियो की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो 4 बटे क्या है बेटा 49 है। इसको डिवाइड करूंगा किससे, 4 बटे 7 से, 7 सते 49, और ये कट जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ गया 1 बटे 7 आ गया। बताओ आया कि नहीं आया। तो मैं जो कहता हूँ गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है कि a इंटू 1 माइनस आर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये r है, तो r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। कोई दिक्कत, यहाँ पे बेटा a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4/7 है, ठीक है ना। 1 माइनस आर की पावर n, तो r क्या है, r आपका 1/7 है, 1/7 है, ठीक है ना। और यहीं पे हम क्या करेंगे, पावर n कर देंगे, और अपान 1 माइनस 4/1/7, क्योंकि r की वैल्यू है ना 1/7 आ जाएगा। तो मुझे पता है कि यहाँ 4 बचेगा और 7 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/7 की पावर क्या होगा n होगा। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए कहाँ है 4/6, 4/6 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दूना 4 और 2 त्याई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2/3 1 माइनस 1/7 की पावर n। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, 1 माइनस 1/7 की पावर n, राइट है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है ना, शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले तो ये देखिए
7 से विभाजित करने पर, किससे? 7 से विभाजित करने पर, तो संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले कहेंगे कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? वो 100 है। सबसे बड़ी कितनी है? 999 है। 7 से डिवाइड करता हूँ, 14 से 98, 98 और 2 3, मतलब कहने का कि सबसे छोटी जो संख्या 103 है। ये 3 अंकों की एक ऐसी संख्या 7 से डिवाइड करूंगा तो वहां पर रिमाइंडर 5 आएगा। कैसे? 14 से 98, 2 3 5, यहाँ बच जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 2 14, 5। इसका मतलब जो लास्ट नंबर होगा वो ये आ जाएगा। लास्ट नंबर जो होगा ये आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक समांतर श्रेणी बनेगी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो बेटा फर्स्ट टर्म है वो बेटा कितना मिल गया? 103। जो लास्ट टर्म है वो कितना मिल गया? 999। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना बनेगा? तो आपको पता है कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 7 का डिफरेंस आएगा। ठीक है ना? अगला नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर अगला जोड़ दीजिए। तो 103 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 10 होगा। 110 को 7 से भाग करो तो देखो पता चल जाएगा। 110 को 7 से भाग करो तो 7 एकम 7, 4 11 40, 7 5 35, 7 5 35, रिमाइंडर 5 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का आएगा? तो चूंकि 7 का मल्टीपल है तो 7 7 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का फल क्या होता है? n/2 a प्लस l होता है। लिख सकते हैं ना। अरे भाई Sn इक्वल टू क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ध्यान देना। और इस 2a को हम क्या लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? l लिख दिया। तो यही लिखा गया a प्लस l, यही लिखा गया है। तो जब हमें l पता है तो हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम ये वाला लगा देंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू नहीं पता है मुझे, n की वैल्यू नहीं पता, मुझे निकालना पड़ेगा। तो nवां पद हम निकाल लेते हैं, nवां पद निकाल लेते हैं, या हम ऐसा कह दें निकालना ही पड़ेगा। तो nवां पद कितना है? यहीं पे देखो कि 99 nवां पद, a प्लस a कितना है? 103 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 7 है। तो ये इधर आएगा तो 9 में से 3 गया, क्या हो जाएगा? 6, 9 और ये कितना हो जाएगा? 8, है ना। डिवाइड बाई 7 करेंगे तो n-1 है। ठीक है ना। तो 7 एकम 7, 1 8, 19, 7 9 14, 5 19, 7 8 56, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपको फाइनली मिल गई कितना? 129। आप यही वैल्यू पुट कर दो तो 129/2, ये कितना है? 103 है। l कितना आया बेटा? 999 आ गया, 999 आ गया। तो ये 1000 हो जाएगा, 1102 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 129 गुणे, अरे भाई 999 एक इधर ले आओ तो 1000 हो गया, और 102 और जोड़ो तो 1100 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक है ना। 5 5 10 11। मैं कहता हूँ 9 एकम 9 आंसर वही होगा जिसका यूनिट 9 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके आगे बात करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? आगे चलते हैं। करा कि यदि किसी विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है, यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या होगा? तो मेरी बात ध्यान समझिए। आप क्या लिखते हैं? ये भाज्य होता है, ये क्या होता है? ये भाजक होता है, और ये क्या होता है बेटा? ये भागफल होता है। और यहाँ पे क्या आता है? शेषफल आता है। ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, शेषफल दिए रखा है यहाँ पे 34, तो 34 का 7 गुना। करा के यदि शेषफल 34 है और शेषफल का 7 गुना क्या है? भाजक है। तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल, 2 7 21, 2 23, 238 आ गया। ठीक है। इसका 14 गुना है, इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 6 3 9, 14 होते 98। इसका मतलब भागफल कितना है? 7 है। तो ठीक है, आपसे भाज्य पूछा, यही क्या होता है? यही भाज्य होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि जो भाज्य बराबर होगा बेटा, पूरा नहीं करेंगे, ध्यान देना, कि 238 गुणे 17 प्लस 34, यही करेंगे ना। सबके यूनिट अलग अलग हैं, आप कहेंगे यस सर अलग हैं। 7 8 56 के 6 और 6 4 10 के 0, इसका मतलब आंसर वही आएगा जिसका यूनिट 0 होगा। इससे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे भाई 8 7 56 के 6 और 6 4 10 के 0, आंसर वही होगा जिसका यूनिट 0 होगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करो। तो ऐसा जब भी आए तो हम कहेंगे कि जो संख्या है ना, संख्या जिसको आपने x माना है, तो आप क्या कहेंगे कि एलसीएम ऑफ कितना? 12, 15, 20, 27, 12, 15, 20, 27 इंटू के प्लस क्या है? शेषफल कितना आता है? 7 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 7 बचता है। क्योंकि अंकों का योग पूछा, अदरवाइज हम ऑप्शन से ही बना ले पाते। ठीक है ना। तो आप 12, 15, 20
तो 12 को क्या लिखेंगे आप, तो 4 तिहाई 12 लिख देंगे, ठीक है ना। इधर कर देता हूं, एलसीएम निकालना है तो 12 को आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 लिखेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिखेंगे, 20 को आप लिखेंगे क्या, 4 गुणे 5 लिखेंगे, 27 को आप 27 ही लिखने देंगे, तो 27 के अंदर 4 और 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, 27 गुणे 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, 27 गुणे 54। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि 540 के आ रहा है प्लस का 7। तो कह रहा है आपसे कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताओ, 1000 होता है। ये तो एक ही अंक में है। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो 547 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि पुट करेंगे हम k की वैल्यू क्या, 2 रख देंगे, 2 रखने पर, 2 रखने पर जब 2 रख देंगे तो 54 दूना 108 होता है। कितना होता है, 108, 1080 हो जाएगा प्लस 7, ठीक है ना। तो यहीं से हमें संख्या मिल जाएगी बेटा, क्या मिल जाएगी, हमें संख्या मिल जाएगी 108 और 7 क्या हो जाएगा, 1087 हो जाएगी। 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल देता है, ठीक है। अब आप पूछा है कि x के अंकों का योग, मतलब आपने संख्या प्राप्त कर ली बेटा, क्या कर लिया, संख्या प्राप्त कर लिया। तो 8, 7, 15, 1, 16, इसका मतलब है कि 1 + 0 + 8 + 7 आपसे ये पूछा है, 8, 7, 15, 1, 16। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है कि आपको एलसीएम अगर स्पीड से अच्छे से पता है तो आप सवाल बहुत आराम से निकाल पाएंगे। आगे चलते हैं। यदि x रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 होता है, यदि ए और सी के हिस्सों के बीच 2001 का अंतर होता है तो सी का मान कितना होगा। बहुत आसान सवाल है, सी का मान कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, ए बी सी, ए और बी के बीच अनुपात कितना, 3:5, बी और सी के बीच कितना है, 4:7। यहाँ पे आप 5 लेकर आओ, यहाँ पे 4, 4 तें क्या हो जाएगा 12 और 5 चौक क्या हो जाएगा 20, 7 × 5 = 35, ठीक है ना, 7 × 5 = 35। मेरी बात ध्यान सुनो, ए और सी के हिस्से के बीच जो है 2001 रुपए का अंतर है, तो ए और सी के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 5 में से 2 गया, कितना हो गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 का अंतर है, और 23 की वैल्यू कितना दे रखा, 2001 रखा है। आपसे पूरा x का मान बताओ क्या होगा, x रुपए की एक धनराशि है, मतलब इतने के मान आपसे पूछा है। तो 5, 2, 7, ध्यान समझना, और 3, 2, 5, 1, 6, कितना है 67, है ना। तो मैं ये कहता हूं कि 23 तिया 69 होता है, 23 तिया 69 होता है, लगभग दूर दूर आंसर है ना। या आप 23 का पहाड़ा पढ़ लो, कितनी बार जाएगा, देखो 201 है ना, तो ये जानते हो कि 10 बार लेके जाऊंगा तो 230 हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 × 24 के 4 हासिल 2, 8 × 2 = 16, 2 = 18, 184, 184 कितना 16, 161 हो गया, 161 7 बार जाएगा, मतलब कि 87 हो गया। कितना हो गया 87, इसको कट करेंगे तो आपको ये पता चल गया बेटा कि मतलब 23 से 2001 को भाग करेंगे 87 बार जाएगा। तो मैं कहता हूं आंसर वही होगा जिसका यूनिट 7 से 49 9 होगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है, और सबकी यूनिट अलग अलग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी भी पेपर में आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट क्या है, डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 और 7.5 वर्षों में 12,775 हो जाती है, वह राशि और ब्याज दर के मान कितने होंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, राशि सब जगह क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम राशि निकाल लेते हैं, हालांकि ब्याज की दर भी अलग अलग है। मेरा एक ही से आंसर बन जाएगा, दूसरा निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि कोई प्रिंसिपल है, वह 4 वर्षों में कितना हो गया कि 10,220 हो गया, ठीक है ना। 7.5 वर्षों में जो है वो 12,775 हो गया, 12,775 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पे नहीं, मतलब कहने कि 7.5 वर्षों में बेटा यहां हो जाएगा, 7.5 वर्षों में तो कितना अंतर आया, तो आप ये कहेंगे कि 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्ष। लेकिन बताओ मुझे 3.5 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 0 गया 2 में से 0 गया तो 2,
और एक में से गया 0, 2555 हो जाता है। कहने का मतलब है कि 3.5 वर्ष में 2555 हो जा रहा है ना। तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप ये कह सकते हैं, या 4 वर्ष में कह दीजिए कितना मिलेगा, बस आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, यहां से आपको प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 4 वर्ष का कितना होगा निकाल लूंगा डायरेक्ट, यहां से इसको 0 लगा दूंगा, ठीक है ना। 500 से 35 करूंगा और 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया, ठीक है ना। तो 749 और 2 21, 7 21, देखो 7 49, 7 21, 3 मतलब कि 730 हो गया गुणे 4। तो बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 0 करेंगे और 4 3 12 के 2 हासिल, 1 4 से 28, क्या हो जाएगा 29, ठीक है 29। इसका मतलब है कि 4 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो 2920 रुपये हो जाएगा। बस हम यहीं से इसी को घटा देंगे, तो हम ये जानते हैं कि ये है क्या, ये अमाउंट है। तो हम जब प्रिंसिपल निकालते हैं तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो अमाउंट है कितना, 10,220 है। 10,220 में से हम 2920 घटाएंगे तो आपको पता है कि 0 0 आ जाएगा, और 12 में से 9 गया कितना होगा 3 होगा, और 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 7300 आएगा। बताओ है कहीं क्या, आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है। देखिए फिर समझा देता हूं कि कोई प्रिंसिपल है, चूंकि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है, इसका मतलब है ये अमाउंट नहीं बनेगा अभी के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल था, 4 वर्ष का ब्याज मिलकर ये अमाउंट बन गया है। लेकिन यही वाला 7.5 वर्ष जो ये धन था पी, वो इतना हो गया। इसका मतलब अंतर 3.5 वर्ष का हुआ, तो धन का कितना अंतर आ गया 2555 का। मतलब 3.5 वर्ष में 2555 हुआ, तो 4 वर्ष में कितना आएगा 2920 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10,220 में 4 वर्ष का ब्याज ऐड है, उसी ब्याज को मैंने हटा दिया तो मुझे प्रिंसिपल मिल गया। तो आपसे यही पूछा है, आगे रेट मत निकालो, रेट निकालो ही नहीं, ठीक है ना। तो वही आंसर हो जाएगा। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 7300 है, एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे, इसको 55 को 3.5 से डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है ना। या आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 वर्ष का ब्याज है, जो आएगा उसके वैल्यू रखो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखा देता हूं, देखो कैसे। जैसे 7300 था, 7300 पे 2920 ब्याज मिला कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, ठीक है ना, 4 वर्ष में मिला है, ठीक है ना। रेट निकालना है तो क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 1 2 कटेगा, 1 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से कट, अगर कट इसको पहाड़ा पढ़े हम तो कितनी बार जाएगा, पहले 4 से कट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 4 7 28, 4 3 12, तो 73 दहम्बा क्या हो जाएगा 710% आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे अपराह्न के की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है, और एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे एच की ओर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियों बिंदु जे पर 11:30 अपराह्न पर मिलती हैं। एच जे और के जे की दूरी का अनुपात क्या होगा। मेरी बात ध्यान समझो, एक बिंदु एच से, एक बिंदु क्या है एच है ना, 6:30 बजे यहां चलती, कितना 6:30 पे यहां से चली, ठीक है, के की ओर, किसकी ओर, के की ओर, ये के की ओर किस चाल से चली, तो आप कहेंगे सर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली। यहां से कितने बजे चली, एक दूसरी गाड़ी चली के से, कह रहा कि एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे बिंदु एच की ओर, मतलब इधर की ओर आ गई 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब 6:30 7:30 बजेगा तो इसका मतलब वो 90 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, ठीक है ना। अब आप देखिए, इधर से ये चल रही कितना, इधर से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चल रही 72 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, ठीक है ना। तो कितने बजे मिल रही हैं, देखो दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर 11:30 मिलती हैं, तो 7 4 11, कितना 7 4 11, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे 11:30 हो रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि 4 घंटे बाद, 4 घंटे ये चली और 4 घंटे ये चली। अरे भाई 7:30 से दोनों साथ चल रही हैं, तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि 90 किलोमीटर इधर चल गई है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, तो मैं यहीं पे क्या कहूंगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो दोनों की क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 7 16 162, तो 162 गुणे कितना हो जाएगा 7 4 11, 4 घंटे कर दूंगा, तो इतना डिस्टेंस ये लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस टोटल कवर करेंगे। तो मैं कहूंगा 4 तो नहीं 8, 4 6 24 के 4 हासिल, 2 4 एकम 4 2 6, 648 किलोमीटर की दूरी इन दोनों के द्वारा तय की गई है। पूछ रहा है
ये पॉइंट हमारा क्या है, ये जे है, पूछ क्या रहा, ये जे है। हम एक ही ऑप्शन पे फोकस करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे। हालांकि हम याद रखते हैं एच जे तथा के जे की दूरी का अनुपात क्या होगा, तो आप यहीं से बता सकते थे कि जो के जे होगा, देखो एच जे और के जे के दूरी का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस इंटू स्पीड होता है। तो आप ये 90 किलोमीटर पहले चले हैं, 90 किलोमीटर पहले चले हैं, और क्या कर रहे हैं आप, 90 पहले चलने के बाद बेटा यहीं पे ये 90 है, ठीक है ना, 90 किलोमीटर पहले चल गया था ये, तो अब 4 घंटे में कितना चलेगा, 360 और चलेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, कि 360 और चलेगा। आगे ये वाला जो है ये 72 की स्पीड से कितना चलेगा, तो 72 गुणे 72 की स्पीड से 4 घंटे चलेगा। 72 गुणे 4, 7 चौक 28 है ना, और 2 चौक 8, 288 किलोमीटर चल जाएगा ये, है ना, 288। यही आपसे पूछा है कि रेशियो क्या होगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 चौक 9 5 45 कितना हो जाएगा, 450, रेशियो 288 है ना, 288 किससे कटेगा आप देख लो, बस यहीं पे फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, ठीक, 9 3 27, 9 2 18, ठीक, 2 16 क्या हो जाएगा, 2 25, 2 25 50 होगा, और 2 16 क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उनका जो अनुपात होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 25 रेशियो 16 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब जो एच से चला है के की तरफ पहले 1 घंटे चलेगा, वो 90 किलोमीटर पहले चल जाएगा। दोनों जब मिलेंगे 11:30 7:30 7 पे चलेंगे, 4 घंटे चलेंगे। यहां से मैंने निकाल दिया, बात खत्म हो गया। ठीक है ना, आगे चलें, चलो भाई। कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजन किया जाता है तो एक वर्ष में किस वार्षिक दर पर 7200 की राशि 7938 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये समझिए कि देखिए ये क्या है, 7200 की राशि कितनी हो जाएगी, 7938 हो जाएगी। तो ये अमाउंट है। जब भी ऐसा आए, और दूसरी चीज कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो एक वर्ष में, मतलब कि 6 महीने पे दो टाइम के लिए है, तो आप क्या कहेंगे कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल ले लेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, 7938 अपॉन 7200, और क्या लेंगे बेटा, इसका रूट ले लेंगे। 2 साल के लिए है। अगर ये ना करना चाहो तो आप ऐसा करोगे, क्या करोगे, देखिए आप इसको 1/2 लिख दोगे, तो बात तो एक ही हुई ना, 2 टाइम के लिए तो 1/2 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा, वहीं से हमें डायरेक्ट रेट मिल जाएगा। ठीक है ना, ये 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, और फिर मैं किससे कट करूं, 9 से, 9 8 7 15 28 कट रहा है, 9 8 72, ये कितना हो गया 800, और ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 7 79, ठीक, 9 8 72, 9 2 18। ठीक है ना, क्लियर है। 4 से कट करता हूं, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 400 होगा। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, इसका मतलब क्या हो गया कि 441 बटे कितना आ गया, 400, 1/2 है। तो आप क्या कहेंगे कि 21 बटे क्या हो गया, 20 हो गया। इसका मतलब 20 कोई प्रिंसिपल था, कोई अमाउंट कितना हो गया, 21 हो गया। तो ब्याज कितनी मिल रही है बेटा, 1 मिल रही है। तो 20 पे कितनी ब्याज मिल रही है, 1 मिल रही है। तो 100 में कितना मिलेगा, 20 पंचे 100। ठीक है ना, 20 पंचे 100। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपने अगर पूरी क्लास देखा है तो ऐसे ही मेरी और भी क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।